मिलकर बोलिए हमारे साथ अपने और समाज के हक की बात। अगर चाहिए सीधा और सटीक जवाब, देखिए हमारे साथ मुद्दे की बात, रोज शाम 6 बजे। आपके मुनाफे का रखेंगे ख्याल, सिखाएंगे बचत के तरीके, देंगे निवेश की सलाह और नए प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी, बाजार की हलचल और व्यापार से जुड़ी हर खबर। देखिए मनी मैटर्स में सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक हैं चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत मिली है। पीटीआई के हवाले से एक खबर मिल रही है कि सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधायकों ने एक बार फिर अपनी मर्यादा को लांघा। मंत्री अंबिका चौधरी की टिप्पणी के बाद एसपी और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में धक्का मुक्की की। इसके बाद कांग्रेस ने घटना का दुखद बताया है। वहीं विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मिशन 2014 के मद्देनजर नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की 3 रैलियों का कार्यक्रम घोषित हो गया है। 15 अक्टूबर को दोनों नेता कानपुर में रैली करेंगे तो 25 अक्टूबर को झांसी में रैली होगी। वहीं 8 नवंबर को बहराइच में रैली का कार्यक्रम रखा गया है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में भी महारैली होगी। यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा के दिल्ली पृथ्वीराज रोड स्थित बंगले को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच कर दिया है। ईडी के मुताबिक चीफ इंजीनियर के पद पर रहते हुए अरुण कुमार ने 2007 में इस बंगले के लिए 23 करोड़ 26 लाख का भुगतान किया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दुनिया में सबसे अलग, सबसे अनोखा है हमारा हिंदुस्तान। 5000 सालों की पुरानी सभ्यता की मिसाल है हिंदुस्तान। यहाँ गंगा जमनी तहजीब सदियों से जिंदा है। हाँ, इसे तोड़ने की कोशिश भी होती है। प्यार के रिश्तों को नफरत की ओर मोड़ने की कोशिश भी होती है। इन सब के बाद भी हिंदुस्तान की ज़हनी ताकत और बुनियाद ही धार्मिक सौहार्द है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। शायद यही वजह है कि जब भी मोहब्बत के रिश्तों में नफरत का जहर घोलने की कोशिश होती है, हिंदुस्तान उठ खड़ा होता है। इसकी ताजा मिसाल बना है मुजफ्फरनगर, जहां नफरत की आंधी मोहब्बत की मशाल को बुझा नहीं पाई। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था। धीरे धीरे करके नफरत की साग ने मुजफ्फरनगर के बहुत से गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीच मुजफ्फरनगर के कुछ गांव ऐसे भी थे जहां सौहार्द की एक मिसाल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही थी। इन गांवों ने सांप्रदायिक हिंसा को फैलने तो क्या, अपने गांव को छूने तक नहीं दिया। पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बन चुके इन गांवों पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। मुजफ्फरनगर के 11 किलोमीटर दूर बसा घासीपुर गांव। देश के नक्शे को तो छोड़िए, प्रदेश के नक्शे में भी इस गांव को ढूंढना आसान नहीं है। बावजूद इसके इस गांव ने वो कर दिखाया है जो बन गया है मिसाल। जिस वक्त मुजफ्फरनगर चल रहा था, उस वक्त भी इस गांव के घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे। जहां गांव की गलियां थर्राई, खेतों की पगडंडियों पर दहशत का साया समाया, वहीं घासीपुरा गांव निर्भीक निडर था। सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक नहीं पहुंच पाई।
इस गांव के बड़े बूढ़ों ने फैसला किया, पंचायत की बैठक की और फैसला निकल के आया कि सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ विजय राज सिंह जी हैं, जिन्होंने आपस में मिलजुल कर बैठकें की, दोनों समुदायों को आपस में मिलाया और फैसला लिया गया कि सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक नहीं पहुंच सकी। क्या मंजर था, क्या बातचीत हुई, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बातचीतें हुई आपकी, कैसे बैठक हुई और क्या फैसला लिया गया? ऐसा हुआ कि जब ये दंगे की आग यहाँ पूरे जिले को घेरे हुए थी तो अफवाहें यहाँ पर भी उड़ी और लोगों ने अफवाहें फैलाई कि यहाँ पर हथियार आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम्स हैं, वो बहुत कम तादाद है, करीब 300-400 लोग होंगे। बाकी 2-2.5 हजार की आबादी वाले गांव में 2000 के करीब हिंदू परिवार रहते हैं। लेकिन आपस में हमने बैठ के उनका यही मशवरा दिया कि आपस में जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान न दें और मिलजुल कर एक दूसरे की शंकाओं का निराकरण कर लें, आपस में उसका निदान कर लें। कभी भी आगे कोई भी किसी तरह की अफवाह होती है पर हम लोग आपस में बैठ के उसको दूर कर लेते हैं। जैसे कि अभी अफवाह उड़ी कि कुछ आदमी देखे गए हैं आसपास के उसमें क्षेत्र में, तो सभी लोगों ने उसके अंदर निर्णय लिया कि बैठकर सभी लोग रात में पहरा। आपकी जो पंचायतें बैठकें हुई उस दौर में कौन कौन लोग शामिल था और क्या जरा यहाँ भी अफवाहों का दौर लगातार जारी था? हाँ, यहाँ भी लगातार जारी रहा अफवाहों का दौर। और हमारे इस्लाम भाई हैं और काफी बुजुर्ग जो आज अभी मौजूद नहीं है इस वक्त, वो लोग सब आए थे। उनके उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बैठ के निर्णय लिया कि हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और कोई भी किसी तरह का गलतफहमी पैदा अपने गांव में नहीं होने देंगे। तो देखा किस तरह से मिसाल बने और गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ दोनों संप्रदाय एक थे। अच्छा सर, जब अफवाहों का दौर चला, जैसे सर बता रहे हैं कि यहाँ पर हथियार आए हैं, इस तरह की बातचीत हुई, तो किस तरह की आपने समझबूझ से काम लिया? क्या कहना चाहेंगे? उस समय डर भी लग रहा था कि कहीं सांप्रदायिक की आंच हमारे गांव में ना फैल जाए? जी हाँ, जब ये अफवाहें फैली तो हम लोगों को बड़ी दहशत हुई और जब दहशत का दौर हमारे पर ये गुजरा तो हमारे जो बड़े हैं, विजयराज भैया जो हैं, जिस हवेली के अंदर आज हम बैठे हुए हैं, और हमारे प्रधान जी हैं और गांव के बराबर वाले सारे चौधरी लोग हैं, इन्होंने हमें सबको बुलाया, पूरे गांव को बुलाया, एक पंचायत ली, एक मीटिंग ली और सबको एक दूसरे का मन मुटाव जो डर था वो दूर किया कि देखो भाई, जैसे पहले से रहते आए हैं ऐसे प्यार से रहो, ऐसे हम रहते आ रहे हैं। और हमारे गांव के अंदर जितनी भी जाति रहती हैं वो बेचारे सभी लोगों ने हम सब लोगों को कहा कि भाई ठीक ठाक है, सब हम भी ठीक हैं और वो भी ठीक है, और आज भी हम सब प्यार से रहते हैं और प्यार से मिलते हैं। कोई किसी के दिल के अंदर कोई भेदभाव हमारे अंदर। आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने आज सूझबूझ से कह सकते हैं कि हिंसा जो हुई वो यहाँ तक उसकी आग नहीं पहुँच पाई? ऐसा है जी, मतलब यहाँ से आपस में जो है हमारे चौधरी साहब हैं, तो कोई भी काम गलत दिखाई देता है इनकी नजरों में, तुरंत ही ये गांव वालों को बुला लेते हैं, गांव वाले खुद भी आ जाते हैं इनके पास में। तो ऐसी कोई ये घटना नहीं होने देती। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ऐसी समझबूझ और गांव भी दिखाते तो हिंसा भड़क ही ना पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सभी के अंदर ये भान होते कि भाई अमन चैन और प्यार मोहब्बत आपस में रहे तो ये कारण नहीं बन सकता जो कि आज पब्लिक को देखना पड़ रहा। घासीपुरा गांव में हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन देखिए कमाल की बात देखिए कि यहाँ पर जो मेला होता है उसमें दोनों की भागीदारी होती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अफवाहों का जब दौर होता है, आप कुछ बता रहे थे, अभी आपसे बातचीत हो रही थी, किस तरह की अफवाहें फैल रही थी और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? अफवाहें हर तरह, जैसे लोग हर जगह मर रहे हैं, कट रहे हैं, ऐसा यहाँ पे भी सुनने में आ रहा था। तो हमारे चौधरी कुंवर विजयराज सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर हमारे गांव में कुछ हुआ तो तुम मुझे फोन करना, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसलिए हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि हमारे गांव में झगड़ा होगा। हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं, हमारे अंदर कोई डर भावना कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये कह सकते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बन चुका है गाँव। जैसे कि ये इलियास जी हैं, हमारे पास में खेत हैं और हम एक साथ जाते हैं और इकट्ठा एक साथ मिलकर घास लाते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है और आपस में सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ
बैठते हैं और अपनी बात आराम से करते हैं। अच्छा, आपको अफसोस लगता है कि आज ऐसे ही गांव समझते तो ये मार काट ना होती? और मुजफ्फरनगर का तो इतिहास रहा है, इसे मुजफ्फरनगर का मोहब्बत नगर ज्यादा कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और गांव भी शांति बनाए रखे, ऐसी अफवाह को दौर पे ध्यान ना दें? यदि वे आपस में एक दूसरे से सहयोग आपस में बात करें और अफवाह पर ध्यान ना दें तो वहाँ भी शांति बनी रहेगी। अच्छा, देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर अच्छा माहौल लग रहा है, आपस में एक मिसाल बन चुका है ये गांव। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे संतुष्टि भी है, खुशी भी इस बात की है कि इनके गांव में इस तरह की आंच ना हुई। अभी भी जिस तरह से मुजफ्फरनगर के माहौल है, जनजीवन पटरी पे तो लौट रहा है, लेकिन इतना है कि अभी भी कैसे भी हालात हो, अभी भी सूझबूझ से लोगों को काम लेना चाहिए। विजय राज जी, आपकी सूझबूझ से कह सकते हैं, और बड़े बूढ़े जो हैं, इस्लाम भाई हैं, उन आपस में बातचीत हुई, आज इस तरह की हिंसा ना फैली। जो हालात बने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी भी बैठ के पंचायतों का दौर खत्म नहीं करना चाहिए बड़े बूढ़ों को, ताकि ये बिल्कुल जड़ से ही बीमारी कह सकते हैं, जो बीमारी लगी है ये खत्म हो जाए? हाँ, ये जो भी समस्या बन चुकी है, अब हम लोगों को इसके एक तो अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपस में संवाद खत्म नहीं करना चाहिए। सब हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर उसका निराकरण ढूंढे, किस तरह से उसको ये जो कमी आई है उसको कैसे दूर करा जाए, और खास तौर से अफवाह फैलाने वालों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। और ये हमारे जिले के जो हमारे थाने के SHO हैं, वो जाकर बड़े आराम से इसको निपटाया जा सकता है, इस काम को, कि वो हर गांव में जाएं, प्रधान को जिम्मेदार बनाएं, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदार बनाएं, उनकी जिम्मेदारी कायम करें, जो जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं विजय राज जी का कितना अच्छा ये बात है कि जिस तरह से ये हिंसा फैली, अभी भी भले ही जनजीवन पटरी पे है, अभी भी बैठकों का दौर, पंचायतों का दौर खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि इस जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, इस पूरी हिंसा को जड़ से ही खत्म किया जा सके। गलियों में बच्चे बेतकल्लुफ होकर खेल रहे हैं, रेहड़ी वाले के यहाँ भीड़ लगी है, सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा है। इस गांव को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये उन इलाकों का पड़ोसी गांव है जहां के लोग शायद इस अंदाज में जीना भूल चुके हैं। लेकिन घासीपुरा अब खास बन चुका है। इस समय हम घासीपुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ डर का बिल्कुल माहौल नहीं है। कारण है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी मिसाल है जो अपने आप में अनोखी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रही हूँ कि सब मिलजुल कर रह रहे हैं, और इतनी हिंसा हुई तब भी यहाँ शांति बनी हुई थी। हाँ, सब सही रहे यहाँ तो। हाँ। और डर लगता था उस बीच? हमें डर लगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर चेहरों पे एक निश्चिंतता का भाव जरूर देखने को मिलता है, और यही कह सकते हैं कि आपसी समझ है। बड़े बूढ़े हैं आप, और यहाँ पर पंचायतें भी हुई, बैठक भी हुई इस दौर में, जहाँ पर पूरे मुजफ्फरनगर में कह सकते हैं आग लगी हुई थी, यहाँ पर शांति बनी हुई थी। आपसी समझ कह सकते हैं? नहीं, यहाँ तो शांति है जी, यहाँ तो आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। चलो ये हम जानना चाहेंगे, बैठकें हुई, पंचायतें हुई, क्योंकि दोनों ही समुदायों के लोग रहते हैं, निश्चिंतता हुई, अफवाह बिल्कुल जैसे दौर चला, यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहे? हाँ बिल्कुल, हम तो निश्चित रहे। यहाँ जो भी पंचायतें हुई वो तो इसलिए हुई कि भाई आपस में ऐसा ना करना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी, हम तो सुख शांति चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। सुख शांति? हाँ, सुख शांति, बच्चे सुख शांति चाह रहे हैं। अच्छा, आप बड़े बूढ़े समझाते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं? हाँ, समझावे जी, समझावे कोई भाई कुछ मत करियो, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा ना हो, ऐसे भी समझा? हाँ, समझा दें जो कोई बैठा भाई कोई कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो, अपना ठीक ठाक रहो। तो आप देख सकते हैं बड़े बूढ़ों की ये समझ ही कह सकते हैं जिसने आज यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाया है, और यही खास बात है घासीपुरा गांव की जो इसे सबसे अलग बनाती है। एक पंचायत यहाँ भी हुई थी, लेकिन इस पंचायत से मोहब्बत का संदेश निकला, और खुद की हिफाजत के साथ अपने भाईचारे और अमन को कायम रखने की रणनीति। अफवाहें यहाँ की फिजाओं में भी फैली, लेकिन आपसी सूझबूझ और उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया जिनकी हल्की सी आहट भी इनकी जिंदगी में हलचल पैदा कर सकती थी। पहले से ही
सब भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे का आना जाना है और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस दुनिया में अगर है तो प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। मुजफ्फरनगर के जो नेता लोग थे, दंगा उनका भड़काया हुआ है या कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील रही इसमें। अगर इंसाफ हो किसी के साथ तो दंगा कभी होगा नहीं। हमारे 2 गांव हैं, बहुत बड़े गांव हैं और सब लोगों ने इतना सहयोग किया, सब एक दूसरे के उसमें रहे। नहीं भाई तुम्हें नहीं घबराना, बिल्कुल यहाँ से कहीं पलायन नहीं करना, कहीं जाना नहीं। हमारे गांव से, दोनों गांव से कोई भी एक भी आदमी पलायन नहीं किया, न ही किसी का कोई झगड़ा हुआ, न मनमुटाव हुआ। मुजफ्फरनगर में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हलचल के बीच हमें सन्नाटा पसरा दिखता है, लेकिन इस समय हम घासीपुरा गांव में हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो कह सकते हैं पूरा गांव जमा है, इनके चेहरे पे खुशी है और यही दिखाता है कि ये गांव आज भी एक है, चाहे कितनी भी सांप्रदायिक हिंसा हुई। आप देख सकते हैं बच्चे हमारे साथ हैं, आप लोग क्या कहना चाहोगे? तो आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे कहीं ना कहीं खुशी है, डर का जो वो भाव है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुशियां दिखती है और यही खासियत है जो कह सकते हैं कि घासीपुरा गांव को अलग बनाती है और सांप्रदायिक सद्भाव की कह सकते हैं ये गांव जीती जागती मिसाल है। घासीपुरा के हर घर में रौनक है, यहाँ खौफ का नामो निशान नहीं है। यहाँ के लोग सियासत की रवायतों को जानते भी हैं और समझते भी हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सिकरेंटा गांव, जिसने घासीपुरा से शुरू हुए मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। एनर्जी 500 गोल्ड कप, ज्यादा शक्ति ज्यादा चुस्ती। एनर्जी 500 गोल्ड कैप्सूल। लंबे, रेशमी, मुलायम और मजबूत बालों के लिए विट्रो नेचुरल्स एलोवेरा जोजोबा शैम्पू और हेयर क्रीम। विट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरली। दिल में जज्बा हो, खुद पर यकीन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुजफ्फरनगर के नफरत भरे माहौल के बीच अमन और भाईचारे का संदेश देता ये सिकरेंटा गांव है, जिसने करारा तमाचा जड़ा है उन अमन के दुश्मनों को जो मजहब की जमीन पर सियासत की फसल बोना, उगाना और काटना चाहते हैं। अमन के दुश्मनों ने नफरत के चाहे कितने भी बीज बोए हों, लेकिन सिकरेड़ा गांव ने अपने गांव पर नफरत की बिल्कुल भी नजर नहीं लगने दी। ये मुस्लिम बहुल गांव है, यहाँ जाटों के 2 परिवार रहते हैं। जब हिंसा भड़क रही थी तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, बैठकें हुई और ये निकल के आया कि चाहे कितना भी हिंसा पैदा हो रही हो, लेकिन इसकी आंच गांव पर नहीं आएगी। राधे श्याम जी का परिवार रहता है यहाँ पर और नथुराम जी का परिवार रहता है। इनको पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया कि इन पर हिंसा की बिल्कुल आंच नहीं आएगी। अच्छा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी राधे श्याम जी। ऐसा माहौल था और आप आश्वस्त थे कि हम पे आंच नहीं आ सकती। किस तरह से ये पूरा कह सकते हैं हौसला मिला आपको? जी, प्रधान जी ने हमें काफी सपोर्ट किया और बराबर के जो चौधरी लोग हैं और उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया कि मतलब इस तरह की गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे गांव में पहले से ही मतलब इस तरह के जो झगड़े हुए हैं, कभी आज तक कोई झगड़ा नहीं हो पाया इस तरह से हिंदू मुस्लिम के तौर में। तो हिंदू मुस्लिम का कह सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज अच्छा लगता है सुन के कि जहाँ पर इतना मार काट हुई वहीं आपका गांव बचा रहा, सुरक्षित रहा। बिल्कुल ठीक रहा। यहाँ तो सब काम ठीक ठाक रहा, सब ठीक रहे। यहाँ कोई नहीं हुआ, वाद विवाद कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
हाँ। अच्छा, उससे पहले भी नहीं हुआ कभी। तो इतिहास रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं कह सकते हैं अपने आप में मिसाल बन के आया है। खुशी होती है, 2 परिवार थे, आपने एक तरह से आश्वासन दिया कि इन पे आंच नहीं आएगी। नहीं, कोई हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सुख शांति से रहे, अपना भाई समझ के रहे इन्हें। इनके दुख दर्द में पहले भी साथ थे और अब भी साथ है। अपने आप में कितना अच्छा लगता है ये सुन के, जहाँ मुजफ्फरनगर में कह सकते हैं जनजीवन धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। ऐसे में ऐसे शब्द अपने आप में हौसला भर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने आप में हमें देख के खुशी होती है, यहाँ का माहौल देख के खुशी होती है। एक तरह से आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से कि आंच नहीं आएगी। अगर कह सकते हैं कि हिंसा होगी तो पहला जख्म आप खाएंगे, बाद में इन तक। बेशक, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इन 2 नहीं, और जो बाकी लोग भी गाँव के हैं और हिंदू परिवार भी हैं, किसी पे भी यहाँ पर इस गांव की हिस्ट्री रही है कि कभी यहाँ इस तरह का कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का कभी नहीं हुआ, और ना इस वक्त भी हुआ। जो जब तक मार काट मच रही थी हमारे गांव में, बिल्कुल सुकून, पुरसकून शांति थी। यहाँ ऐसा सच कुछ नहीं था। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, बड़े बूढ़े बैठे, सलाह मशवरा किया, कह सकते हैं कि जहाँ वर्ग में भी थोड़ा जोश था इसको लेके, अफवाहें फैल रही थी, आप एक तरह से कह सकते हैं कि सामने आए, बातचीत की? नहीं, असल में यहाँ युवा वर्ग तो था, यहाँ पर युवा वर्ग हम लोगों के बुजुर्गों के साय में था। जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने एक लाइन खींची, एक बात बताई, उसी चीज को लेते हुए जितने भी युवा वर्ग किसी भी समाज के हों, उन लोगों ने उसको समझा और पूरे ये 8-10 दिन 15 दिन जितने भी रहे, बड़े सुकून के साथ, किसी युवा वर्ग ने कोई कुछ नहीं कहा, बड़े पीसफुली इस गांव में रहे सब लोग। तो कितना अच्छी बात है कि एक तरह से युवा वर्ग है वो, उन पे बड़ों का आशीर्वाद है, वो बात सुनते हैं। अगर शायद ऐसा सुनते आगे जो लोग जिन्होंने हिंसा भड़काई, तो ऐसे भड़कते ही नहीं कुछ भी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब पुच्छल से बैठे हैं, किसी बात की इनसे क्या, किसी आदमी से कोई भेदभाव कुछ नहीं, आना जाना जैसे पहले था ऐसे ही अब है। जो प्यार मोहब्बत सलाह मशवरा लेना देना वो चलता है, चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, बड़े बूढ़ों का हमेशा कह सकते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी ऐसा ही है कि सब उससे रहना, सब सलूक से। आप मुझे नाम बताइएगा। मेरा नाम खुर्शीद हैदर है। देखिए, खुर्शीद जी कह सकते हैं गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, और पूरे चाहे यहाँ पर हिंदू के परिवार हो, मुसलमान के परिवार हो, इनकी कह सकते हैं कि इनकी छाया में पले बड़े हैं, आशीर्वाद इनका लिया है, और यही नजारा हमें कह सकते हैं सिकरेड़ा गांव में देखने को मिला। अपने आप में सांप्रदायिक सद्भाव की ये ऐसी मिसाल है जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ और गांव भी सबक लेंगे, और सब जगह जहां हिंसा भड़की है, सबक लेते हुए शांति और अमन फैलेगा। मुजफ्फरनगर से महज 7 किलोमीटर दूर है सिकरेंटा गांव, जो इत्तेफाक से उस जॉली रोड के पास बसा है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। लेकिन 7 किलोमीटर के इस फासले को इस गांव ने 7 समंदर बना दिया। जॉली रोड पर दहशत थी तो सिकरेंटा में हिफाजत। यहाँ के बड़े बूढ़ों ने जो तय कर लिया उसे छोटों ने माना। न किसी को बाहर से आने दिया और न किसी को बाहर जाने दिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी विधायक सुरेश राणा गिरफ्तार हो गए हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में आरोपी हैं सुरेश राणा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुरेश राणा को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर हिंसा के आरोपियों में से एक बीजेपी विधायक सुरेश राणा को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार की ओर से पहले ही कहा गया था कि विधानसभा सत्र के खत्म होते ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, और आज विधानसभा सत्र खत्म होते ही सुरेश राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज विधानसभा में भी सुरेश राणा ने बढ़ चढ़कर अपनी बातें रखी, और उनकी बात पर जब टिप्पणी की समाजवादी पार्टी के अंबिका चौधरी ने, तो फिर धक्का मुक्की भी हुई विधायकों के बीच, और विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। और इसके बाद कहा जा रहा था कि अब गिरफ्तारियां हो सकती हैं मुजफ्फरनगर हिंसा में आरोपी विधायकों की, और अब ये खबर आई है कि लखनऊ के गोमती नगर से सुरेश राणा गिरफ्तार किए गए। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता है हमारे साथ। विवेक, क्या पूरी जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए, सुरेश राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ की क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गोमती नगर के अम्बेडकर पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। जब ये वापस जा रहे थे सदन खत्म होने के बाद, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहले से लगी हुई थी। उनकी सफारी गाड़ी को रोका गया, सफारी गाड़ी से उन्हें उतार करके मोटरसाइकिल बिठा करके उन्हें गोमती नगर थाने लाया गया है।
यहाँ से संभवतः उन्हें किसी गेस्ट हाउस में ले जाकर के फिर वहां से आज रात हुई मुजफ्फरनगर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल सुरेश राणा गोमती नगर थाने में मौजूद हैं और हो सकता है दर्शक उन तस्वीरों को भी देख रहे हो सुरेश राणा की, जो गोमती नगर थाने में वो बहुत बंद है जी। और अभी फिलहाल पुलिस के और अधिकारी यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पर पुलिस के पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी जब सबसे पहले पहुंचा था तो सिर्फ क्राइम ब्रांच के कुछ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ही थे जो सुरेश राणा को गिरफ्तार करके लाए थे। मोटरसाइकिल पर बैठा करके सुरेश राणा को गोमती नगर थाने ला गया। उनकी गाड़ी भी अब यहाँ पहुंच गई है जी। लेकिन सुरेश राणा फिलहाल विवेक ये जानकारी मिली है कि किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया, कोई अवरोध नहीं खड़ा किया गया इस गिरफ्तारी का? जी कोई अवरोध नहीं, क्योंकि जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई सुरेश राणा बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ उनका ड्राइवर था और ये सब कुछ लगता है पहले से क्राइम ब्रांच ने तय कर रखा था कि कब इनको गिरफ्तार करना है, कैसे करना है, ताकि कोई बहुत बड़ा बखेड़ा ना खड़ा हो। और अब यहाँ से उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। अजीत, अब माना जाए विवेक कि अब और भी जो भी आरोपी मुजफ्फरनगर हिंसा के उन सब की भी गिरफ्तारी होगी, विधायकों की, और एक सांसद है इसमें, 16 लोगों के खिलाफ वारंट जारी है, तो इन सब की गिरफ्तारी अब संभव हो पाएगी? देखिए जो गिरफ्तारियां आज शुरू हुई हैं, जो ये जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारियां हैं, जो विधायक थे, और ये काल कहा गया था कि सदन जब तक चल रहा है तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सत्र जैसे ही आज खत्म हुआ उसके थोड़ी देर के बाद सुरेश राणा को गोमती नगर के अम्बेडकर पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, जो दूसरे हैं संगीत सोम और कुंवर भारतेंदु सिंह, ये आज सदन में नहीं पहुंचे थे, इसलिए इनकी लोकेशन क्या है, हो सकता है ये लोग कहीं बाहर हो, लेकिन ये तय है कि इनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सुरेश राणा की गिरफ्तारी से सिलसिला अब शुरू हो गया है। जी विवेक, इससे पहले सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 2 कारण हो सकते हैं इसके पीछे कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एक कि विधानसभा सत्र चल रहा था, सरकार चाह रही थी कि महत्वपूर्ण विधायी जो कार्य हैं वो पूरे हो जाए, और दूसरा ये बताया जा रहा था कि किसी तरह की अशांति न फैले, क्योंकि बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो पुरजोर विरोध कर रहे थे। उमा भारती भी किस तरह से घेरे में लेकर निकली थी संगीत सोम को उस रोज विधानसभा की कार्यवाही के बाद, तो ये कहा जा रहा था कि शांति किसी तरह से भंग ना हो, ये नहीं लगे कि उनके विशेषाधिकार का हनन किया गया है। तो ये अभी जो दूसरा कारण है, विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा चुका है, लेकिन अब जो दूसरा कारण है कि शांति किसी तरह से न बिगड़े, क्या इसके लिए भी सरकार कोई बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है? इसके साथ साथ देखिए अजीत, शांति को लेकर के सरकार ज्यादा परेशान नहीं थी, लेकिन ये था कि सदन चूंकि चलाना है और पूरा बजट पास करना था जो कल पास हुआ है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं शायद सरकार की मंशा थी कि इस समय कोई ऐसा बखेड़ा ना खड़ा किया जाए जिससे सदन बाधित हो और सरकार की विधायी कामकाज फंस जाए। कल ही ये गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन कल क्या परसों ही ये गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई थी सरकार और बीजेपी के बीच में, जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पाया। वरना संगीत सोम की गिरफ्तारी की परसों ही तैयारी थी, लेकिन फिर बाद में तय किया गया कि शायद अभी इन्हें गिरफ्तार किया जाना ठीक नहीं है। पुलिस ने भी अपने अपने तर्क दिए कि सदन चल रहा है, स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिलहाल सरकार चाहती थी कि सदन ठीक से चल जाए, और जब सदन पूरा हुआ उसके तुरंत बाद सुरेश राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, इसमें संगीत सोम की बात काफी अहम हो जाती है, जो जोर देकर इस बात को कह रहे थे कि हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन आज वो कहां है ये जानकारी नहीं है। तो आखिर इन सब के पीछे किस तरह की मंशा नजर आती है बीजेपी की? देखिए बीजेपी इस बात को तो जानती थी कि गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, क्योंकि कोर्ट का नॉन अवेलेबल वारंट है, इसलिए इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है जी। और ये एनबीडब्ल्यू ऐसा वारंट होता है कि जैसे ही तामील करा जाता है उसी समय गिरफ्तारी करनी होती है पुलिस को, ये मजबूरी होती है, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए बीजेपी इतना तो जानती थी कि विधायक आज नहीं तो कल गिरफ्तार होंगे ही होंगे, और उनको जो भी रिलीफ मिलेगी वो अब कोर्ट से ही मिलेगी। इसके लिए वो तैयार थे। हाँ, सदन के दौरान शायद वो नहीं चाहते थे कि सदन में गिरफ्तारी हो और अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले, और आज सुरेश राणा को मौका मिला अपनी बात कहने का। इसके लिए भी पूरी तरह से एक तरह से हम कहें तो एक व्यवस्था ऐसी बनाएगी कि सुरेश राणा को भी अपनी बात कहने का मौका मिल गया। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं पता था कि गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, और वही हो रहा है। विवेक, सवाल है कि संगीत सोम का मुद्दा पहले उभरा, इसके बाद अब सुरेश राणा ने जिस तरीके से आज सदन में अपनी बातें कही और अंबिका चौधरी ने जब टिप्पणी की तो भड़क उठा पूरा का पूरा बीजेपी का कुनबा, बीजेपी के जितने विधायक थे और समाजवादी पार्टी के, इन सब के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। तो क्या ये कोई रणनीति है बीजेपी की कि इसी तरह से एक एक कर अपने विधायकों को सामने रखा जाए और उसकी बात पर जो कुछ रिपरकशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीति आगे तय की जाए? देखिए अजीत, बीजेपी को ये बहुत पहले से पता था कि उसके विधायकों की गिरफ्तारी होगी। आज जो कुछ हुआ ये आज अचानक नहीं हुआ है, कल शाम से ही बल्कि सुबह से ही आज ये मैसेज कम से कम मुझे ये मिल रहे थे कि आज विधानसभा में कुछ जोरदार होने वाला है। जी। और इस मौका बीजेपी को मिल गया जब अंबिका चौधरी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की समाजवादी बीजेपी के विधायक उपेंद्र तिवारी के खिलाफ। उसके बाद वेल में जाकर के जो धक्का मुक्की हुई और जो अशोभनीय स्थिति बनी वो बनी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं से तैयारी की जा रही थी, मौका ढूंढा जा रहा था, और वो मौका आज बीजेपी को मिल गया। उसने अपनी बात भी कही, राणा को बोलने का मौका भी दिया, और गिरफ्तारी होनी ही है। जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी पूरी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विवेक। दुरुस्त होगा
आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, हर तरह की फसल, फलों एवं सब्जियों के लिए कैल्शियम सल्फर के रूप में आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम डाली थी जी जी, मैंने देखा उनकी फसल लेट होने के कारण भी उन्होंने बढ़िया ग्रोथ आई है। और मैंने उसके देखते देखते मैंने भी इसमें जिप्सम के ऊपर